तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा किया था और लॉर्ड डलहौजी से पहले जितने भी गवर्नर जनरल आए उसके बारे में हमने बहुत अच्छे ढंग से देख लिए हैं और वो वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ठीक है। उसके बाद अब जो है लॉर्ड डलहौजी से लेकर के उसके बाद के जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उसके बारे में एक एक करके बारीक से देखते हैं। तो फिर आइए सबसे पहले आज हम देखेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम देखते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम देखने से पहले यह जान लेते हैं कि इसका कार्यकाल कितने से कितने तक था। तो लॉर्ड डलहौजी जो है कि 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। लॉर्ड डलहौजी ही एक ऐसे गवर्नर जनरल है जो कि व्यक्तिगत नीति यानी कि हड़प नीति जिसको बोलता है वो उसको अपनाया। लॉर्ड डलहौजी इस नीति के तहत जो है कि सतारा को, संबलपुर को, उदयपुर को, झांसी को और भी जितने भी राजवाड़े थे उसको हड़प लेने की कोशिश किया और हड़प लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद इसको एक बात के लिए और जाना जाता है कि रेलवे यही शुरुआत करते हैं जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ गवर्नर जनरल बनकर आते हैं। तो 1853 ईस्वी से भारत में रेलवे का संचालन करते हैं जो मुंबई से थाने के बीच पहली बार चलाया गया था। तो इसके बारे में जितनी भी बातें हैं उसको हम लिख करके समझाते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 56 तक रहता है, ठीक। इसके बारे में हमने पहले बताया व्यक्तिगत नीति या फिर इसी को बोल सकते हैं हड़प नीति, इंग्लिश में डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। इसके तहत व्यक्तिगत नीति के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में, संबलपुर, जयपुर 1849 में, उसके बाद आप आ जाइए उदयपुर इसको 1852 में, झांसी 1853 में। उसके बाद जो है कि अवध को कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में हड़प दिया, ठीक। अवध को कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में हड़प दिया। जिस समय अवध को जो है कुशासन के आरोप लगाकर हड़पा गया था उस समय अवध का नवाब जो है बाजिद अली शाह था। ये भी देखते हैं, अवध का नवाब बाजिद अली शाह। अब इसको जो है कि हमने क्या बताया कि इसने ही सबसे पहले भारत में रेलवे का प्रचलन किया था। रेलवे 1853 में। उसके बाद जो है कि तार सेवा, वो भी 1853 में। तार सेवा सबसे पहले कलकत्ता से आगरा तक। अब रेलवे जो है पहली बार मुंबई से थाने के बीच। उसके बाद इसने ही सबसे पहले जो है कि लोक सेवा विभाग, इसके आने से एक लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। एक पोस्ट ऑफिस या फिर डाक सेवा विभाग का जनक भी इसे ही माना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी एक ऐसे गवर्नर जनरल है जो कि एक और राजधानी का निर्माण किया था जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। तो इसको हम देखते हैं कि लोक सेवा विभाग, डाक सेवा, ये दोनों को जो है 1854 में, इसको भी 1854 में लाता है। और शिमला को यहाँ लिख देते हैं, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। और इसके ही समय में 1853 का एक्ट ऑफ 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की। परीक्षा की शुरुआत, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होती है। तो हमें डलहौजी के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। महत्वपूर्ण बात हमने क्या बताया कि वह जो है कि एक ऐसा गवर्नर जनरल था जो व्यक्तिगत सिद्धांत अर्थात हड़प की नीति को अपनाया। उसके तहत उसने सतारा को 1848 ईस्वी में, संबलपुर और जयपुर को 1849 ईस्वी में, उसके बाद मैंने बताया कि उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, अवध को कुशासन के आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में हड़प लिया गया। जिस समय अवध को हड़पा था उस समय अवध का जो है शासक या फिर नवाब बोल लीजिए बाजिद अली शाह था। रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है 1853 में।
1853 में ही बिजली से संचालित तार की व्यवस्था करता है। रेलवे जो है मुंबई से थाने तक पहली बार चलाया गया था। बिजली से तार जो है कि कलकत्ता से आगरा उसका संचालन पहली बार में किया था। इसके ही काल में पोस्ट ऑफिस या फिर डाक सेवा अधिनियम आता है 1854 ईस्वी में। उसके बाद लोक सेवा विभाग की स्थापना भी 1854 ईस्वी में यह कराता है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में यह बनाता है तथा इसके ही काल में एक्ट ऑफ 1853 का एक्ट आता है, जिसमें कि यह व्यवस्था थी कि अब जितने भी सिविल सेवकों की नियुक्ति होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार में होता है। तो इसके कार्यकाल में हमें इतनी बातें जानना है। उसके बाद के जो है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग आते हैं। कैनिंग का कार्यकाल जो है कि 1856 से लेकर के 62 तक है। कैनिंग ही जो है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है तथा भारत का प्रथम वायसराय के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात कैनिंग जो है कि भारत का प्रथम वायसराय बना। वो भारत का वायसराय जो है कि पद का निर्माण जो 1858 का ब्रिटिश शासन का जो अधिनियम था उसके तहत वो बनाया गया। 1858 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय का पद भी दे दिया गया। तो ठीक है, इसको आइए हम देखते हैं एक एक करके लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर के 62 तक रहता है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैंने कहा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय। इसके ही काल में 1858 का एक्ट आता है, जिसके द्वारा जो है कि कंपनी का सत्ता अब ब्रिटेन क्राउन के हाथ में चला जाता है। कंपनी से सत्ता ब्रिटिश जाना। ठीक, उसके बाद इसके ही काल में एक और महत्वपूर्ण घटना यह घटती है कि इसके काल में 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया जाता है। तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से यह काम यहाँ पर होता है। उसके बाद इसके बारे में एक चीज और यह मतलब कि इसको इसलिए भी याद किया जाता है कि 1858 का जब एक्ट आया था उस समय तक जो है कि भारत का मूल रूप से सत्ताधारी जो है मुगलों को माना जाता था, लेकिन एक्ट ऑफ 1858 जब से आया तब से उसमें यह व्यवस्था किया गया कि मुगल बादशाह का अब पद जो है कि समाप्त कर दिया जाता है। तो 1858 के एक्ट के द्वारा जो है मुगल बादशाह को अपने पद से हटाया जाना या फिर समाप्त किया जाना। अंतिम मुगल शासक जो है, अंतिम मुगल शासक, इसको भी देख लीजिए, बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर सेकेंड। और इसको जो है कि अपने पद से हटा करके रंगून भेज दिया गया, रंगून में ही इसका मृत्यु हो गया। ठीक, रंगून भेज दिया गया था। इसके बारे में हमको इतना जानना है। उसके बाद एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जिस समय कैनिंग जो है कि भारत का वायसराय बना था उस समय जो है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय हुआ करती थी, लेकिन छोटे मोटे अदालत, सदर अदालत जिसको बोला जाता था या फिर अपीलीय अदालत कई जगह पर और हुआ करता था। लेकिन कैनिंग ने एक व्यवस्था यह किया कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता था उसको भी निरस्त कर दिया, जितने भी अपीलीय न्यायालय थी उसको भी खत्म करके तीनों प्रेसिडेंसी में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में एक नया सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। तो ये भी लिख लीजिए आप लोग, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक, इतना इसमें देखना है कैनिंग। उसके बाद जो है कि आ जाइए लॉर्ड मेयो। कैनिंग के बाद महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है लॉर्ड मेयो। थोड़ा सा स्पीड इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारा गवर्नर जनरल के बारे में जानना है, लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो फिर देखिए लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है कि 1869 से लेकर के 72 के बीच में होता है। मेयो को सिर्फ और सिर्फ एक वजह के लिए जाना जाता है कि जब मेयो यहाँ वायसराय बन के आया तो उसने ही अपने कार्यकाल में सबसे पहले भारत में जनगणना करवाई थी, लेकिन नियमित रूप से यह जनगणना नहीं थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए लॉर्ड मेयो
1869 से लेकर के 72 के बीच में इसने ही सर्वप्रथम भारत में जनगणना करवाया 1872 ईस्वी में। लेकिन नियमित जनगणना अगर जो पूछा जाए, नियमित जनगणना तो फिर ये आता है रिपन के काल में 1881 ईस्वी से। 1881 ईस्वी से रिपन ने जो है कि नियमित जनगणना की शुरुआत की, और यही जो है कि तबे से लेकर के अब तक जो है हर एक 10 साल में जनगणना वहां से ही चलता आ रहा है और होता आ रहा है। उसके बाद के गवर्नर जनरल में आता है लॉर्ड लिप्टन। लॉर्ड लिप्टन का कार्यकाल जो है कि 1776 से लेकर 80 के बीच में है। लॉर्ड लिप्टन एक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था। प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब जो है कि इसने ऐसे ऐसे बहुत कार्य किए जो कि भारतीयों को कष्ट पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन यह इसके बारे में एक चीज बोला जाता है कि यह एक बहुत बड़ा विद्वान, लेखक, उपन्यासकार एवं साहित्यकार था। इसलिए इसे जो है कि साहित्यकार ओवन मेरेडिथ की संज्ञा दी जाती है। ये सबसे पहले यहाँ आया तो आर्म्स एक्ट लागू किया, उसके बाद वर्नाक्यूलर पेस एक्ट लागू किया। आर्म्स एक्ट क्या होता है? आर्म्स एक्ट वैसे एक्ट को बोला जाता था जो कि कोई भी भारतीय अपने शस्त्र लेकर के नहीं चल सकता है। जो शस्त्र लेकर के चलेगा उसको जो है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए एक एक्ट लाया। उसके बाद वर्नाक्यूलर पेस एक्ट लाया। वर्नाक्यूलर पेस एक्ट वैसे एक्ट को बोला जाता है जो कि भारतीयों द्वारा उस समय समाचार पत्र पत्रिकाएं जो है कि छापी जाती थी या फिर प्रकाशित की जाती थी, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बात के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब कोई अंग्रेज के बारे में कुछ भी अपने पत्र पत्रिका में नहीं लिख सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया? लॉर्ड लिप्टन का कार्यकाल हमने बताया कि 1876 से लेकर 1880 के बीच में है। 1876 से लेकर के 80 के बीच में है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, लेखक, विद्वान व्यक्ति था। इसलिए इसे ओवन मेरिडिथ की संज्ञा दी जाती है या उपनाम से जाना जाता है, संज्ञा दी गई है। वर्नाक्यूलर पेस एक्ट 1878 यही लाता है। उसके बाद आर्म्स एक्ट 1878 यही लाता है। इसके बारे में हमें इतना जानना है। और ये जब यहाँ का वायसराय बना तो 1877 ईस्वी में जो है कि महारानी विक्टोरिया को यहाँ आमंत्रित किया और दिल्ली दरबार का निर्माण ये करवाया था। ठीक, तो 1877 में दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया का आगमन, महारानी विक्टोरिया का आगमन। अब इसको जो है कि कैसर ये हिंद की संज्ञा दी थी। ठीक, इतना इसमें हमको देखना है कि यह एक व्यक्ति तो बहुत अच्छे किस्म का था, ठीक है, लेकिन यह कुछ ऐसे भी कार्य किए, उसके लिए इसको हम याद करते हैं। जैसे कि ये एक और घातक काम करता है कि जिस समय ये वायसराय था उस समय सिविल सेवा की जो है कि परीक्षा 21 वर्ष के आयु तक के व्यक्ति जो कि दे सकता था, लेकिन ये जो है कि उस उम्र को घटा करके 19 वर्ष कर दिया। तो इसके बारे में एक चीज आप ध्यान दे दीजिए कि सिविल सेवा में आयु को घटाकर 21 से 19 कर दिया। ठीक, लिप्टन के बारे में हमें इतना जाना। उसके बाद लिप्टन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड लिप्टन देख लिया, रिपन के बारे में देखते हैं। एक चीज देखिए दोस्तों कि लिप्टन और रिपन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पहले आया वो घातक काम किया, जो बाद में आया उसको सुधार दिया। जैसे कि य र पढ़ते हैं ना, तो जो र पहले आ रहा है वो बाद में आएगा। जैसे कि र य के बाद र होता है तो रिपन जो है बाद में आएगा, उसके बाद ल आता है य र ल। यहाँ देखिए एक ट्रिक बताते हैं, य र ल, तो र से हो गया रिपन, ल से हो गया लिप्टन, लेकिन जो पहले आ रहा है वो बाद में आएगा और जो बाद में आ रहा है वो पहले आएगा। तो पहले मैंने क्या बताया लिप्टन के बारे में, जो कि एक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था। अब आएगा रिपन जो कि इसको सबको सब सुधार देगा। तो जो पहले आ रहा है वो बाद में आएगा। तो देखिए रिपन, लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर के 84 तक इसका काल है। ये जो है कि सबसे पहले आर्म्स एक्ट जो था 1878 वाला, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद जो है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको भी इसने समाप्त कर दिया। सिविल सेवा में जो आयु को उसने घटा दिया था 21 से 19 किया था, ये फिर से जो है कि 19 से 21 कर दिया। ठीक, एक चीज देखिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है मुख्य रूप से एक उस समय पत्रिका आती थी सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका थी। इसी पर जो है कि अंकुश लगाने के लिए लॉर्ड लिप्टन ने जो है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, मुख्य रूप से यही समाचार पत्र के लिए। लेकिन ये सारे व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया, कौन? रिपन। ठीक, रिपन जो है कि अपने शासनकाल में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। रिपन के काल में ही 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है कि इसके समय में ही एल्बर्ट बिल एक विधेयक था, वो पारित किया गया था। तो एल्बर्ट बिल विधेयक देखिए क्या है, उसके बारे में देख लीजिए। एल्बर्ट बिल विधेयक, एल्बर्ट बिल विधेयक वे विधेयक को बोला जाता है जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई अंग्रेज पर अगर जो मुकदमा चल रहा है तो उसकी सुनवाई जो है कि भारतीय जज भी कर सकते हैं। लेकिन इस बिल का जो है अंग्रेजों के द्वारा भरपूर मात्रा में जो है विरोध किया गया, इसलिए इस बिल को फिर गवर्नर जनरल को वापस लेना पड़ा, इसलिए ये बिल जो है कि निरस्त हो गया। जब जो है कि अंग्रेज विरोध कर रहे थे तो इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, एल्बर्ट बिल जो है कि 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। एल्बर्ट बिल के कारण जो अंग्रेज विद्रोह किए, अंग्रेज विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा गया। ठीक, उसके बाद इसी के समय पे, रिपन के समय में ही पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया 1881 ईस्वी में। ठीक, कारखाना अधिनियम की मुख्य बातें यह थी कि पहले जो है कि 7 साल से नीचे के वाले बच्चे से भी कार्य कराया जाता था, लेकिन जब से कारखाना अधिनियम पारित हुआ तो उसमें यह बात नहीं थी कि 7 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, और 7 से लेकर के 12 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो 9 घंटे से अधिक उसको कारखाना में कार्य नहीं कराया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला कारखाना अधिनियम में 7 से कम वाले बच्चे कार्य नहीं, और 7 से जो 12 के बीच में हैं, के बीच वाले वो सिर्फ 9 घंटे कार्य करेंगे। ये अब इसको हमने यह एक चीज और नोट कीजिएगा कि लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसको माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक। इसी को ये सब कार्य जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त करना, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, सिविल सेवा में जो है कि उम्र को 19 से लेकर के 21 को बढ़ाना, स्थानीय स्वशासन जैसी व्यवस्था को लाना तथा कारखाना अधिनियम को लाना, एल्बर्ट बिल जैसे विधेयक को पारित करना, भले वो बिल पारित हुआ हो ना हुआ लेकिन इसका प्रयास था। ये सबको देखते हुए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको जो है कि भारत का उद्धारक कहकर पुकारा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसको भारत का उद्धारक कहा था। किसको कहा था? रिपन को कहा था, इसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बारे में हमें इतना देखना है। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। तो डफरिन के बारे में आइए देखते हैं। लॉर्ड डफरिन जो है कि 1884 से लेकर के 88 के काल तक रहता है। डफरिन जब यहाँ का गवर्नर जनरल बना या था वायसराय बना तो उसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि 1885 ईस्वी में बंबई में जो है कि एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ठीक, तो इसके बारे में हमें 1-2 पॉइंट यह देखना है कि 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इसका देख लेते हैं। पहला अध्यक्ष
थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। एक हम जो है कि कांग्रेस के ऊपर वीडियो ही बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, पहला अध्यक्ष जो है WC बनर्जी, संस्थापक जो इसको संस्थापक कांग्रेस का कौन था, तो संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। ठीक, उसके बाद कांग्रेस के बारे में खुद डफरिन ने यह कहा था कि यह एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक कुलीन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो लॉर्ड डफरिन जो है कि कांग्रेस के बारे में डफरिन का स्टेटमेंट जो है, यह एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ठीक, तो डफरिन के बारे में हमें इतना देखना। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है कि उसको हम सिर्फ एक स्टेटमेंट्स के कारण हम उसको याद करते हैं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्टेटमेंट है कि भारत को हम तलवार के बल पर ही जीते थे और इसे तलवार की बल पर ही हम रक्षा करेंगे। ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्टेटमेंट है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्टेटमेंट है कथन, हम भारत को तलवार के बल पर जीते हैं तथा इसकी रक्षा भी तलवार की बल पर करेंगे। ठीक, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। उसके बाद के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कर्जन आते हैं। तो कर्जन के बारे में देखिए, लॉर्ड कर्जन, कर्जन जो है 1899 से लेकर के 1905 तक ये रहते हैं। लॉर्ड कर्जन के काल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए इसको हम ज्यादा महत्व देकर के समझते हैं। उसके बाद 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के काल में पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 जो है कि कर्जन के काल में ही आया था। तो दो तीन बातें इसको देखिए। बंगाल विभाजन कर्जन के काल में होता है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? घोषणा जो होता है 19 जुलाई को होता है और 16 अक्टूबर को लागू हो जाता है। ठीक, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 की यह घटना है। 1905 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन हो था। अब बंगाल का विभाजन जो विभाजित बंगाल था उसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला जो है उसको पूर्वी बंगाल तथा असम प्रांत, पूर्वी बंगाल और असम प्रांत में, और दूसरा जो है पश्चिम बंगाल, जो कि अभी भी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल, जो कलकत्ता और उड़ीसा और बिहार को मिलकर बनाया गया था, वो पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर के एक प्रांत बनाया गया और इसको जो है कि इसका राजधानी या मुख्यालय जो है इसका ढाका था और इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता था। ठीक, कर्जन के लिए हम इतना देखते हैं। उसके बाद इसमें एक दो बातें और हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसने पारित किया था और स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसके काल में पारित हुआ था। उसके बाद जो है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जो है कि ये पारित हुआ था इसके काल में। तो इसको जो है कि हम इतना टॉपिक में इसको हम देखते हैं। उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसका कार्यकाल 1905 से लेकर के 1910 तक है। लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से लेकर के 10 के बीच में रहता है। इसमें जो है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ 1909 और इसी के आधार पर हम पहले भी बता दिए कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। और इसलिए क्योंकि इसमें यह व्यवस्था किया गया था कि मुसलमान कैंडिडेट का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही कर सकते हैं।
मुस्लिम प्रत्याशी का चुनाव मुस्लिम के लोग ही कर सकते हैं, इसलिए ये ऐसा व्यवस्था जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इसके काल में ये एक चीज और घटना घटता है कि आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कर दी जाती है। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इसके बारे में हमें इतना जानना है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को हम इसलिए जानते हैं कि इसके शासनकाल में 1911 में जो है कि दिल्ली दरबार फिर से लगाया गया था। ठीक, उसके बाद जो है कि 1911 में जॉर्ज पंचम का यहाँ आगमन होता है और उसी जो है कि दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है और 1912 में भारत की नई राजधानी दिल्ली को बना दिया जाता है। लेकिन 1912 में जो है कि एक लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय थे उसके ऊपर बम फेंक दिया जाता है। इसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है तथा इसी के कारण बाल मुकुंद भाई को जो है कि फांसी की सजा दे दी जाती है। इतना चीज देखिए इसमें। दिल्ली दरबार 1911, जॉर्ज पंचम का आगमन, बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। अब जो है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बन गया? तो 1912 ईस्वी में बन गया। हार्डिंग बम कांड, जिसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। दिल्ली षड्यंत्र, हार्डिंग बम कांड 1911। और इसमें जो है कि बाल मुकुंद भाई को फांसी की सजा दी गई। बाल मुकुंद भाई को फांसी की सजा दी गई। तो हार्डिंग के बारे में हमें मुख्य रूप से जो है कि इतना ही जानना है। उसके बाद एक लास्ट जो आज का हम देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो 1916 से 21 तक है। इसके ही काल में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 पारित किया गया। लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसी अधिवेशन में जो है कि गरम दल और नरम दल दोनों एकता में आ गए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी एकता आ गया। ठीक, इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट कानून, जिसको कि काला कानून के नाम से जाना जाता है, पारित किया गया, जिसे कि ना वकील ना दलील ना अपील के नाम से जाना जाता है। इस कानून को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के कार्यकाल में होता है। 1919 में ही मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने मिलकर के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और लास्ट जो है कि भारत का सबसे बड़ा आंदोलन उस समय का असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी इसी के कार्यकाल में शुरू करते हैं। तो इसका कार्यकाल हमने क्या बताया कि 1916 से लेकर के 21 के बीच है। 1916 से लेकर के 21 के बीच में है। सबसे पहले हमने बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 पारित हुआ। मॉन्टेग्यू जो है वो सचिव है, अब चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय है। ठीक, इसी के काल में जो है कि खिलाफत आंदोलन ठीक 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जिसको ना काला कानून इसको बोला जाता है। काला कानून, ना अपील ना दलील ना वकील वाला भी कानून बोला जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें हमने बताया कि 1919 में असहयोग आंदोलन, 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन। लास्ट में बताया कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड
जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, तो यहाँ तक हम इसमें आज लास्ट देखते हैं। और ये जो बताया कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, एक चीज और देख लीजिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, इसका जो है कि अध्यक्षता, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बातें हैं कि गरम दल और नरम दल दोनों का परिचय हो गया। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये भी दोनों मिल गए। ठीक, और इसका जो है कि अध्यक्ष कौन था, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ये फूट जो गरम दल नरम दल में कब पड़ा था, तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा कि सूरत अधिवेशन जो है कि अधिवेशन 1907 ईस्वी में इसमें फूट पड़ती है। और इसका जो है कि अध्यक्षता किया था रास बिहारी बोस ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें हमको ओवरऑल इतना ही देखना है। उसके बाद जो है कि जितने गवर्नर जनरल आएगा उसको एक वीडियो और उस पर हम बनाएंगे और उसको लास्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया हमें सपोर्ट करें, इससे हमको सहयोग मिलता है। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना है।